बेटा दो वेव है जिनका फ्रीक्वेंसी सेम है और डायरेक्शन सेम है, जब वो एक दूसरे पे सुपर इम्पोज कहते हैं तो उस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? इंटरफेरेंस। ठीक है ना बेटा? इंटरफेरेंस आप लोगों ने 11th में भी पढ़ा था। जब वेव चैप्टर पढ़ेंगे तो इंटरफेरेंस 3 टाइप का होता है, सॉरी सुपरपोजिशन 3 टाइप का होता है। एक होता है इंटरफेरेंस, दूसरा होता है स्टैंडिंग वेव, तीसरा होता है बीट। 3 फिनोमेना होता है। ठीक है ना? तो 12th में इंटरफेरेंस वहां हमने ज्यादा नहीं पढ़ा था, 12th में आके आपको इंटरफेरेंस पढ़ना है डिटेल में। उससे पहले बेटा आप यहां पे लिखिए कोहेरेंट सोर्स। कोहेरेंट सोर्स क्या होते हैं? कोहेरेंट सोर्स बेटा यहां लिखिए कोहेरेंट सोर्स। कोहेरेंट सोर्स क्या होते हैं? कोहेरेंट सोर्स, कोहेरेंट सोर्स, कोहेरेंट सोर्स क्या होते हैं? लिखिए बेटा। टू वेव हैविंग कांस्टेंट फेज डिफरेंस, टू वेव हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी, लिख लो, टू वेव हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी एंड कांस्टेंट फेज डिफरेंस, टू वेव हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी एंड कांस्टेंट फेज डिफरेंस, कांस्टेंट फेज डिफरेंस आर कॉल्ड कोहेरेंट सोर्स। बेटा वेव की जगह सोर्स कर लो, टू वेव जहां लिखा था ना, वेव को काट के सोर्स कर लो। टू सोर्स हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी, बेटा सोर्स कर लो। वेव जहां लिखा था ना वहां काट के सोर्स कर लो। टू सोर्स हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी एंड कांस्टेंट फेज डिफरेंस आर कॉल्ड कोहेरेंट सोर्स। ठीक है ना बेटा? दो वेव है, उनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो और उनका फेज डिफरेंस कांस्टेंट हो, तो बेटा ऐसे टू वेव को हम लोग कोहेरेंट सोर्स कहते हैं। ठीक है बेटा? सुनो, इसमें कोहेरेंट सोर्स का मतलब क्या है बेटा? कि दो वेव, जैसे एक वेव में लेता हूं y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, और एक वेव में लेता हूं, ये y1 वेव है, एक वेव में लेता हूं y2 इक्वल टू b साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये दो वेव है, एक वेव है बेटा a साइन ओमेगा टी, ये कोई वेव है, और एक वेव है b साइन ओमेगा टी। तो बेटा ये दोनों वेव कोहेरेंट वेव है। कैसे? कोहेरेंट सोर्स है। कैसे बेटा? इनके बीच में जो फेज डिफरेंस है, फेज किसको कहते हैं बेटा? साइन को छोड़ के जो ये एंगल बचता है, इसका नाम क्या होता है बेटा? फेज। तो इनका अगर डिफरेंस निकालोगे, मान लो इसका फेज φ1 है, मान लो इसका फेज φ2 है, तो बेटा अगर मैं φ2 माइनस φ1 निकालूंगा तो इसका वैल्यू कितना आएगा? φ। तो बेटा φ इज ए कांस्टेंट, φ को यहां पे कहते हैं इनिशियल फेज, φ इज कॉल्ड इनिशियल फेज। बेटा φ को हम लोग इनिशियल फेज कहते हैं। तो बेटा ये φ एक कांस्टेंट के इक्वल आया ना, तो जब कभी भी दो सोर्स हो और उनसे जो वेव निकल रही है, उन वेव का कांस्टेंट फेज डिफरेंस होता है, तो उन्हें कोहेरेंट सोर्स कहते हैं। ठीक है बेटा? उनको क्या बोलते हैं हम लोग? कोहेरेंट सोर्स। अब इसमें क्वेश्चन सीबीएसई कई बार पूछता है, बेटा कोहेरेंट सोर्स होने के लिए क्या कंडीशन है? चलो बताओ। तो बेटा आप बोलोगे सेम फ्रीक्वेंसी होना चाहिए और उनका फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। बेटा फेज का मतलब क्या होता है? साइन या कॉस का कोई भी फंक्शन हो, इसके आगे जो ब्रैकेट में लगा है वो फेज कहलाता है। समझ में आया? बस उसमें टाइम का फंक्शन होना चाहिए, उसमें साथ में क्या होना चाहिए? टाइम का फंक्शन। जैसे यहाँ टाइम का फंक्शन है ना बेटा, यहाँ ओमेगा टी है, यहाँ पे कितना? ओमेगा टी प्लस फाइव है। तो ये टाइम का अगर फंक्शन हो, फेज मतलब बताया बेटा मैंने, इसको दौर कहते हैं। मतलब बेटा इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ, अगर टेक्निकली मुझसे पूछोगे तो इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ टाइम इन टर्म्स ऑफ एंगल। अगर मुझसे कोई डेफिनेशन पूछेगा कि फेज का डेफिनेशन क्या है, तो इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ टाइम इन टर्म्स ऑफ एंगल। समझ में आया ना? तो जब कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो, अच्छा बेटा एक बात सोचो, अगर इनकी फ्रीक्वेंसी अलग होती, जैसे यार W1 और W2 होता, तो मैं माइनस करता बेटा, तो ये टाइम वाला टर्म कटता ही नहीं। बेटा इधर ध्यान दो, जैसे ये W1 होता है, यहाँ WT होता है, और यहाँ मैं माइनस करता, तो बेटा ये टाइम वाला टर्म कैंसिल नहीं होता ना। तो टाइम वाला टर्म अगर कैंसिल नहीं होता तो यहाँ टाइम वाला टर्म आता, तो बेटा इसका मतलब क्या है? वो टाइम के साथ फेज वेरी कर रहा है। दिव्या ध्यान दो, इसका मतलब टाइम के साथ फेज क्या कर रहा है? वेरी कर रहा है। तो बेटा कोहेरेंट सोर्स समझ में आया? क्या कंडीशन है कोहेरेंट सोर्स की? सेम फ्रीक्वेंसी और कांस्टेंट फेज डिफरेंस। ये दो वेव क्या कहलाएंगे बेटा? कोहेरेंट सोर्स कहलाएंगे। अब एक क्वेश्चन लिखो जो सीबीएसई पूछता है, जिसके बारे में बता रहा था। लिखो why two independent sources can never be coherent। ये क्वेश्चन कई बार पूछेगा, why two independent sources
कैन नेवर बी कोहेरेंट। ठीक है बेटा, वाई टू इंडिपेंडेंट सोर्सेस कैन नेवर बी कोहेरेंट, लिख लिया। वाई टू इंडिपेंडेंट सोर्सेस कैन नेवर बी कोहेरेंट, ये सीबीएसई पूछेगा बेटा। समझो, जैसे मान लो मैंने फिलिप्स का एक बल्ब लिया, ठीक है, सेम कंपनी, सब कुछ सेम, फिलिप्स का एक बल्ब लिया 9 वाट का, फिर मैंने दोबारा फिलिप्स का ही एक बल्ब लिया 9 वाट का, ठीक है ना। अगर मैं वो दोनों सोर्स को कंपेयर करूंगा तो क्या वो कोहेरेंट सोर्स होंगे? तो इसका आंसर है नहीं। फिजिक्स ये कहता है कि आप कोई भी दो इंडिपेंडेंट सोर्स लोगे तो दे कैन नेवर बी कोहेरेंट। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? वो कोहेरेंट क्यों नहीं हो सकते बेटा? ऐसा इसलिए है बेटा कि नेचुरल वेरिएशन के कारण, लिखो ड्यू टू नेचुरल वेरिएशन, ड्यू टू नेचुरल वेरिएशन, ड्यू टू द नेचुरल वेरिएशन इन द सेमीकंडक्टर, ड्यू टू द नेचुरल वेरिएशन। बेटा एलईडी में आपको पता है सेमीकंडक्टर यूज होता है, तो बेटा ड्यू टू नेचुरल वेरिएशन ऑफ सेमीकंडक्टर, ऑफ ड्यू टू द नेचुरल वेरिएशन ऑफ सेमीकंडक्टर, सिमिलर सेमीकंडक्टर विल यील्ड, सिमिलर सेमीकंडक्टर विल प्रोड्यूस, यील्ड हटा दो, सिमिलर सेमीकंडक्टर विल प्रोड्यूस स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, है ना, स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, सिमिलर सेमीकंडक्टर विल प्रोड्यूस स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। समझ बेटा, सिमिलर सेमीकंडक्टर विल प्रोड्यूस स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। समझ में आया बेटा? यहां बात को समझो बेटा। यह क्वेश्चन बोला गया कि दो फिलिप्स का बल्ब मैंने लिया, वो कोहेरेंट क्यों नहीं हो सकते? उसका रीजन है कि बेटा सेमीकंडक्टर यूज होता है लाइट को प्रोड्यूस करने के लिए। जो एलईडी होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है? लाइट इमिटिंग डायोड। बेटा आगे जाके आप पढ़ोगे तो डायोड भी क्या होता है? एक सेमीकंडक्टर होता है। तो डायोड का जो नेचुरल वेरिएशन है उसके कारण कोई भी दो डायोड सेम टाइप की फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस नहीं कर सकता। जैसे मान लो एक बल्ब फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस कर रहा है 50 हर्ट्ज, समझने के लिए बता रहा हूं, बल्ब हालांकि फ्रीक्वेंसी ज्यादा प्रोड्यूस करता है लाइट की, फ्रीक्वेंसी अगर प्रोड्यूस कर रहा है 50 हर्ट्ज, तो बेटा दूसरा वाला हो ना हो 50.02, 50.03 या 49.93, 49.94, बेटा अगर इतना भी डिफरेंस हो गया तो ये ओमेगा वाला टर्म कैंसिल नहीं होगा, और ओमेगा वाला टर्म कैंसिल नहीं होगा बेटा तो यहाँ टाइम का टर्म बच जाएगा। तो अगर टाइम का टर्म बच जाएगा तो बेटा वो इंडिपेंडेंट सोर्स हो ही नहीं सकता। समझ में आ रहा है आपको? तो बेटा इसीलिए सीबीएसई में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाई टू इंडिपेंडेंट सोर्स कैन नेवर बी कोहेरेंट। इसका रीजन है क्या बेटा? बिकॉज ऑफ नेचुरल वेरिएशन। जो सेमीकंडक्टर होता है वो सिमिलर टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी को प्रोड्यूस ही नहीं कर सकता है, वो बाय डिफॉल्ट अलग टाइप का फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करेगा। अब बेटा ये दोनों कोहेरेंट सोर्स है, ये दोनों लाइट सोर्स है, आपको एज्यूम करना है इनका हमें सुपर पोजिशन करना है। तो सुपर पोजिशन का मतलब होता है बेटा कि इनका रिजल्टेंट वेव निकालना है। जैसे मैं समझाता हूं बेटे, जैसे एक मीडियम में आप एक वेव भेजो, एक वेव भेजो तो वो अपने हिसाब से मीडियम को ऑसिलेट कराएगा। अरे पानी में पत्थर मारो, एक पत्थर मारोगे तो वेव प्रोड्यूस करेगा वो। अब पानी में एक और पत्थर मार दो, अब दो पत्थर हो गए तो दोनों अपनी अपनी वेव प्रोड्यूस करेंगे। तो मान लो एक ही समय में दो पत्थर मारा आपने तो एक साथ दो सोर्स हो गए, और मान लो दोनों सिमिलर है तो पानी के अंदर एक पैटर्न ये क्रिएट करते हैं, ठीक है ना। वो जो पैटर्न होता है उसे हम क्या बोलते हैं? इंटरफेरेंस। ठीक है, तो मैं आपको दिखाना भी चाहता था, तो अगर देखता हूँ सेव्ड है या तो यूट्यूब से दिखाता हूँ, दिखाओ यूट्यूब से। अब लेकिन हल्ला मत मचाना तुम लोग बस, अब पता नहीं आर्यन ने क्या क्या सर्च करके रखा होगा इधर। क्या देखते हो? शंकर भगवान बोले कस्टमर लो भैया, आर्यन ये सब देख रहे थे तुम? YDSC बेटा, ठीक है ना। देखो एक चैनल है वायरेटेशियम, कभी फ्री टाइम में तुम लोग अगर कुछ देखना था तो ये चैनल देख सकते हो वायरेटेशियम का, जिनका फिजिक्स में साइंस में बेटा इंटरेस्ट हो। देखो अगर आ जाता है तो दिखा देता हूं, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं। फिजिक्स करेंगे पहले, वाईफाई तो चल रहा है। चलो तुम लोग फिजिक्स करो तुम लोग बेटा। सुपर पोजिशन इंटरफेरेंस लिखा है ना, अब y इक्वल टू लिखो y1 प्लस y2, तब तक लेट मी सी, y इक्वल टू y1 प्लस y2,
y इक्वल टू y1 प्लस y2। तब तक फिजिक्स करो, लेट्स सी। y इज इक्वल्स टू क्या लिखो, y1 प्लस y2। मैथ्स वाले बच्चे इसमें जो है अब आगे ये सॉल्व करेंगे। y1 की वैल्यू कितनी आएगी, a sin ओमेगा t, बेटा y2 की वैल्यू कितनी आएगी, b sin ओमेगा t प्लस 5। ठीक है, अब एक काम करो बेटा, इनका रिजल्टेंट निकालना है। कैसे निकालोगे, सुनो एक बार। अब क्या करो बेटा, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला मालूम है, देखो ये प्रूफ भी आएगा एग्जाम में, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला मालूम है, आसान वाला प्रूफ। साइन ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला होता है, तो यहां लगा दो, ए साइन ओमेगा टी प्लस बी। बेटा साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ओमेगा टी कॉस फाइव, साइन ओमेगा टी कॉस फाइव प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाइव। ठीक है, ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है। बेटा साइन ओमेगा वाले ओमेगा टी टर्म को एक साथ रख दो, तो बेटा साइन ओमेगा टी टर्म को एक साथ रखो, तो यहां पे हो जाएगा ए प्लस बी कॉस फाइव एक ब्रैकेट में, और बाहर आएगा साइन ओमेगा टी। और बेटा दूसरे ब्रैकेट में आएगा बी प्लस बी साइन फाइव कॉस ओमेगा टी। देखने में सही लिखा है क्या, सही लिखा है इसको। बेटा साइन ओमेगा टी वाले टर्म्स को एक साथ रख दो और कॉस ओमेगा टी वाले टर्म्स को एक साथ रख दो, रख दिया। अब एक काम करो बेटा, एक आपने थियरी पढ़ा होगा मैथ्स में, मैं बताता हूं बेटा। अगर मान लो y इक्वल टू ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा है, बी कॉस थीटा है, तो इसका रिजल्टेंट फॉर्मूला क्या बनता था, मैथ चले बताएंगे, किसी को आता है मैथ में? इसका रिजल्टेंट फॉर्मूला बनता है बेटा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन थीटा प्लस एल्फा, ये बनता है। तो बेटा यहां जैसे यहां पे यही फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे, तो देखो बेटा ये वाला टर्म पूरा कैपिटल ए हो गया और ये वाला टर्म पूरा कैपिटल बी हो गया, और बेटा यहां थीटा की जगह क्या है, ओमेगा टी है। बेटा देख रहे हो ना, देखो कंपेयर करो दिव्या, यहां से कंपेयर करो। अगर ऐसे फॉर्म में लिखा हो, ये प्रूफ आएगा एग्जाम में, ठीक है ना। इसका एक सिंपल वर्जन भी होता है, जिसको नहीं समझ में आएगा वो वाला भी सिखा दूंगा। अगर मान लो इसमें प्रॉब्लम हो रहा है जैसे रसिका को हो रहा है, तो मैं एक सिंपल वर्जन भी इसका बता दूंगा, कोई बात नहीं, उसमें देख लेना। तो अभी देखो ये कर सकता हूं ना, ए साइन थीटा टी प्लस बी कॉस थीटा है, इसको ऐसे लिखा जा सकता है बच्चों। या अल्फा क्या होता है, tan इनवर्स बी बाई ए, तो वो बहुत ज्यादा जानने में हमें इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है ना, लेकिन ऐसा होता है। तो बेटा यहां जब आप फॉर्मूला लगाओगे तो जो रिजल्टेंट वेव है, रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड क्या बनेगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस एल्फा। अरे बच्चों ठीक है, सेम फॉर्मूला लगाया ऊपर वाला, बेटा ये लिख लो यहां तक पहले, सेम फॉर्मूला लगाया ऊपर वाला, सेम फॉर्मूला लगाया ऊपर वाला, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन ओमेगा टी, हो गया। अरे ये समझ में आया क्या, मैथ्स वाले बच्चों बताओ। दीक्षा आया बेटा, श्रुति, नंदिनी, ये सर आ गया। हाँ बेटा ये तरीका होता है ये प्रूफ करने का, कि मैंने पहले क्या किया, ए साइन ओमेगा टी प्लस बी साइन ओमेगा टी प्लस 5 लिया। बेटा देखो ये डिराइवेशन है एक जो करा रहा हूं, ये इंटरफेरेंस का डिराइवेशन है। इसका जो रिजल्ट आएगा ना वो डायरेक्ट याद रखना, उसके ऊपर न्यूमेरिकल आएगा, ठीक है ना। लेकिन कभी कभी ये डिराइवेशन पूछता है, तो डिराइवेशन में अभी आपको करके दिखा रहा हूं। तो रिजल्टेंट वेव इतनी है, पहले देख लो यहां तक आया सच में। बेटा क्या किया मैंने, इसको खोल दिया। इसका फॉर्मूला जितने लोग को नहीं पता है बेटा, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस बी। लिखूं क्या, बाई वाले बच्चों के लिए लिखूं क्या, लिखूं साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। बेटा यहां साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाया, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस प्लस साइन बी कॉस ए, ऐसे करके बेटा उल्टा कर दो, बस स्विच कर दो। वही मैंने यहां किया है।
ये पूरा ए है, ये पूरा बी है। देखो बेटा हमें केवल रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड से मतलब है, तो बेटा यहाँ इसको मैं ए आर कह रहा हूं। ए आर मतलब क्या होता है बेटा, रिजल्टेंट। बेटा इसको क्या कहते हैं, सुनो ध्यान से बेटा, साइन को छोड़ के जो बचता है इसे पीक ईएमएफ कहते थे आप करंट में। यहाँ पे बेटा इसका नाम होता है एम्पलीट्यूड। क्या नाम होता है, एम्पलीट्यूड, ठीक है ना। तो बेटा यहाँ रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड किसके इक्वल है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। बेटा ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू क्या है बताना, ए का वैल्यू कितना है बेटा, ए प्लस बी कॉस फाई का होल स्क्वायर, और बेटा बी का वैल्यू कितना है, बी साइन फाई का होल स्क्वायर। ये बी का वैल्यू है। अब इसको एक्सपैंड करो बेटा, एक्सपैंड करो बेटा। देखो ये डिराइवेशन थोड़ा लेंदी है, ये मानना पड़ेगा आपको, लेकिन एक ही तो डिराइवेशन है, क्या करेगा वो भी। पहले मैंने क्या किया, दो कोहेरेंट सोर्स लिया। कोहेरेंट सोर्स कैसे लिए बेटा, कोहेरेंट सोर्स मैंने लिया y इक्वल टू ए साइन थीटा और दूसरा लिया b साइन थीटा प्लस फाई। बेटा ये अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ए प्लस बी कॉस स्क्वायर। बेटा इसको आराम आराम से करा रहा हूं, घबराओ मत। अभी प्रोसेस रिपीट भी कर दूंगा कि मैंने कब क्या किया है, लेकिन बेटा ये इंटरफेरेंस का मैथमेटिकल प्रूफ है और ये आपको आना ही चाहिए क्योंकि एग्जाम में आता है, ठीक है ना। थोड़ा धैर्य लेके कुछ स्टेप में बेटा फॉर्मूला याद करके कर लो। जैसे साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाया है, तो साइन पहले ओमेगा टी होता है, कॉस फाई होता है, फिर बाद में कॉस ओमेगा टी होता है, साइन फाई होता है, उल्टा हो जाता है बस। बेटा ए आर का मतलब क्या है, जैसे ये वेव जो बनी ये रिजल्टेंट वेव थी। बेटा ये जो वेव बनी इस वेव को मैंने कहा रिजल्टेंट वेव। जैसे बेटा दो वेव अगर एक ही पानी में जा रहा है तो अपना कुछ रिजल्टेंट वेव बनाएगा ना, तो ये जो इक्वेशन बना उस रिजल्टेंट वेव का है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, एक पत्थर फेंका उससे गोल गोल रिपल बना, फिर एक दूसरा पत्थर फेंका उससे गोल गोल रिपल बना, तो इन दोनों का जब कॉम्बिनेशन होगा तो इससे एक नई वेव बनेगी। तो बेटा ये ए क्या था, ये जो आपने यहां देखा ए क्या था, ए था पहली वाली वेव का एम्पलीट्यूड। यहां पे बी क्या था, दूसरी वाली वेव का एम्पलीट्यूड। तो बेटा यहां उसी तरह जब हमने देखा तो फाइनल एक वेव बनी जो उन दोनों को मिलने से आई। समझ में आएंगे नहीं बेटा, उन दोनों को मिलने से जो फाइनल वेव आई उसका जो इक्वेशन बना कुछ इस तरीके का बना। समझ में आया ना। उसके इक्वेशन बनाने के लिए मैंने इन दोनों को डायरेक्ट जोड़ दिया बेटा, इस वाले को साइन का फॉर्मूला लगा के ए प्लस बी का ओपन कर दिया, ओमेगा टी वाले साइन ओमेगा टी वाले टर्म को एक साथ रख दिया और कॉस ओमेगा टी वाले टर्म को एक साथ रख दिया। फिर बेटा मैथ की एक आइडेंटिटी लगाई, ऊपर जो यहां लिखा था ये ए हो गया ये बी हो गया, तो इसका रिजल्टेंट इस तरीके का आता है। बेटा ये वाला स्टेप अगर चाहो तो रट सकते हो। तो बेटा ये जो आया ये रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड है ना, तो इसको मैंने ए आर लिखा। तो मेरा जो बेटा इस पूरे चैप्टर में इसका निकालने का डेरिवेशन का जो मतलब था वो केवल ए आर से था, क्योंकि बेटा एम्पलीट्यूड ही किसी वेव की इंटेंसिटी को गवर्न करता है। इंटेंसिटी समझ रहे ना, जैसे बल्ब अगर डिम जल रहा है तो उसकी इंटेंसिटी लो है, बल्ब अगर बहुत तेज जल रहा है तो उसकी इंटेंसिटी क्या है, हाई। तो बेटा इंटेंसिटी किससे गवर्न होता है, एम्पलीट्यूड से। इंटेंसिटी किससे गवर्न होता है बेटा, एम्पलीट्यूड से। तो मेरा पूरा, मुझे इस टर्म से बहुत मतलब नहीं है, इसलिए मैंने अल्फा छोड़ दिया ऐसे ही, क्योंकि मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं। कोई कांस्टेंट है ठीक है, मुझे जरूरत नहीं उसकी। मुझे इंटरेस्ट किसमें से, ए आर में है। तो बेटा ए आर को मैंने अलग से लिख लिया। ए आर क्या है, रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड है, और मैं इसके पीछे इसलिए पढ़ा हूं क्योंकि उससे मुझे रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी मिलेगी। क्या मिलेगी उससे, में रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी मिलेगी। बात समझ में आ रहा है। डिराइवेशन बहुत सिंपल, एक वेव आपको लेना है ए साइन ओमेगा टी, तो दूसरी वेव भी आपको साइन ओमेगा टी ही लेना पड़ेगा, उसमें कुछ ऐड करना पड़ेगा। क्यों बेटा, क्योंकि ये दोनों सोर्स कैसे होने चाहिए, कोहेरेंट। कोहेरेंट में फ्रीक्वेंसी सेम तो ओमेगा सेम, और कुछ वैल्यू ऐड होना चाहिए क्योंकि कांस्टेंट फेज डिफरेंस होना चाहिए। समझ में आ रहा है। तो ऐसा वेव हमने लिखा, फिर बेटा मैथमेटिकल ट्रीटमेंट किया, साइन ए प्लस बी लगाया और ए को अलग किया बी को अलग, एक मैथ की आइडेंटिटी यूज की, इससे रिजल्टेंट वेव आ गया। समझ में आया ना, रिजल्टेंट वेव आ गया। रिजल्टेंट वेव आने के बाद ऐसा इक्वेशन बना। बेटा इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो। तो जैसे आप इसको सॉल्व करोगे तो बचपन में एक पढ़ा हुआ फॉर्मूला आ जाएगा वो। जैसे मैं सॉल्व करके दिखाऊं बेटा, तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई। ये क्या बनेगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
कॉस स्क्वायर फाई। अब हम क्या सॉल्व कर रहे हैं, रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है बेटा, दूसरा क्या बना, प्लस 2ab, फिर क्या बनेगा 2ab cos फाई। अरे ये समझ में आ रहा है कैसे हुआ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फॉर्मूले क्या होता है, a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 2ab भी तो आएगा, और प्लस बेटा क्या हुआ, प्लस हुआ बी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। बेटा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई हुआ। तो बेटा ये बी स्क्वायर वाले टर्म को एक साथ रख दो, तो बी स्क्वायर वाले टर्म को जब एक साथ रखोगे तो यहां से बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बेटा साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई। बेटा इस वाले टर्म को उठा के ना यहां रख दिया है। फिर बेटा लास्ट में क्या बनेगा 2ab cos फाई, 2ab cos फाई। बेटा घबराओ मत, आराम से करो, धीरे थोड़ा करो, जल्दबाजी में नहीं। बेटा ये बताना, देखना जरा, इसको रीअरेंज किया है, बी स्क्वायर वाले टर्म को एक साथ रखा है, ठीक है ना, तो बी स्क्वायर टर्म को, तो बेटा साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई बना, कितना हो जाएगा 1। तो बेटा यहां से रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला कितना आ जाएगा, तो यहां से रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला आएगा AR इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। बेटा ये पहले भी तो आप पढ़ चुके हो ना, पहले पढ़ चुके हो ना, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos फाई। ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला आ गया। रिकैप समझ में आ रहा है, एक वेव लिया y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, दूसरी वेव लिया y इक्वल टू b प्लस साइन ओमेगा टी प्लस फाई, और फिर बेटा उसको साइन ओमेगा टी प्लस फाई को एक्सपेंड किया, मैथ की आइडेंटिटी लगाई और ये वाली चीज आ गई। बेटा देखो फिजिक्स की बात यह है ना कि अगर तुम समझोगे नहीं तो तुम्हें स्टेप इतना बोझिल लगेगा ना कि तुम पागल हो जाओगे, लेकिन अगर तुम समझ के करोगे ना तो बस ये स्टेप ही तो पढ़ रहा है, मैं काम तो बहुत कम कर रहा हूं ना, स्टेप ही तो पढ़ रहा है, इसके समझना पड़ता है बेटा। ऐसे नहीं तो ये बच्चा का अगर ये 4 स्टेप तो ये हो गए, कुछ नहीं किया इसमें मैंने, बेसिक बात किया, कुछ भी नहीं किया इसमें मैंने, बात जो कुछ किया कि इससे ये कैसे आया तो उसमें एक आइडेंटिटी लगाई मैंने, बाकी कुछ नहीं किया, और बाकी साइन ए प्लस बी का एक फॉर्मूला लगाया। क्लियर? तो बेटा देखो इधर, इंटेंसिटी ऑफ वेव 1, बेटा इंटेंसिटी ऑफ वेव 1 क्या होता है, तो बेटा इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। बेटा जो इंटेंसिटी होती है डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होती है, एम्पलीट्यूड स्क्वायर। तो बेटा यहां से अगर मैं पहले वेव की इंटेंसिटी की बात करूं I1 इज द इंटेंसिटी ऑफ फर्स्ट वेव, तो बेटा I1 वाले वेव का एम्पलीट्यूड कितना था, I1 वाले वेव का एम्पलीट्यूड कितना था, देखो तो 2 वेव थी ना, पहले वेव का एम्पलीट्यूड कितना था A, और दूसरे वेव का एम्पलीट्यूड कितना है B, तो पहले वेव की इंटेंसिटी कितनी आएगी, तो देखो पहले वेव की इंटेंसिटी आएगी पहले वेव की इंटेंसिटी कितना आएगी बेटा, तो I1 विल बी इक्वल टू k स्क्वायर। बेटा इसमें k कोई कांस्टेंट होगा। दूसरे वेव की इंटेंसिटी कितनी आएगी बेटा, I2 इज इक्वल्स टू k इंटू बी स्क्वायर। समझ में आ रहा है क्या? तो बेटा रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी कितनी होगी, k इंटू AR का स्क्वायर, k इंटू AR का स्क्वायर। बेटा इसको स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करोगे तो रूट गायब हो जाएगा, तो रूट गायब हो जाएगा, बेटा एक स्टेप खा जाऊं, रूट गायब होगा फिर k से अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो यहां पे k स्क्वायर आ जाएगा। अरे बात समझ रहे हो, बोलो तो लिखूं पूरा स्टेप, लिख दूं? अच्छा ठीक है, k इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos फाई, लिखा ना रूट। बेटा इसको ये रूट कहां गया, स्क्वायर हुआ तो रूट क्या हुआ, हट गया ना बेटा। अब k को अंदर मल्टीप्लाई करो, तो k इंटू ए स्क्वायर प्लस k इंटू बी स्क्वायर, तो k इंटू ए स्क्वायर क्या हो जाएगा I1, k इंटू बी स्क्वायर प्लस, अब देखो एक और ट्रिक यहां पे खेल रहा हूं मैं, देखना जरा एक बार बेटा। 2 तो ऐसे ही रहने दिया मैंने, मुझे k मल्टीप्लाई करना था ना, तो यहां पे k को मैं ऐसे लिख लिया रूट k इंटू रूट k, लिख सकता हूं बेटा। अगर k है तो उसको मैं क्या लिख सकता हूं, रूट k इंटू रूट k लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं?
और अगर a है तो उसको मैं क्या लिख सकता हूं, रूट ऑफ ए स्क्वायर। अगर a है तो रूट ऑफ ए स्क्वायर लिख सकता हूं क्या, देखना जरा, लिख सकता हूं। तो बेटा बस वही करूंगा मैं कि a को मैंने क्या लिख दिया, 2 ऐसे ही रहने दिया, और यहां पे लिख दिया k स्क्वायर का रूट इंटू के बी स्क्वायर का रूट। a की जगह क्या लिख दिया, रूट ऑफ ए स्क्वायर, और k की जगह क्या, अरे ये देखना जरा, ये प्रोसेस करना पड़ेगा, इंटू कॉस फाई। बेटा प्रोसेस करना पड़ेगा, देखो किसको प्रोसेस हुआ ये, बेटा रूट के इंटू रूट के k हो जाएगा, और ए स्क्वायर का रूट ए आएगा, और बी स्क्वायर का बी। ऐसा क्यों किया मैंने, तो बेटा के स्क्वायर किसके इक्वल है, I1 के, तो जानबूझ के मैंने के स्क्वायर बनाया यहां, और के बी स्क्वायर किसके इक्वल है, I2 के। तो यहां से एक फॉर्मूला बनता हुआ दिख रहा होगा आपको, और वही फॉर्मूला मतलब आप समझिए कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए तो है ही, साथ ही साथ बेटा कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी। I1 प्लस I2 प्लस 2 इंटू रूट I1 I2 इंटू कॉस फाई। बेटा ये इतना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ना कि सोच भी नहीं सकते हो आप, समझ में ना। इसी के लिए इतना बेमतलब का मेहनत हमने शुरू से लेकर लास्ट तक किया था, बिना मेहनत के, समझे ना। अब ये फॉर्मूला सबको बाय हार्ट होना चाहिए कि रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी क्या होगी, I1 प्लस, I1 क्या है, पहले वेव की इंटेंसिटी, I2 क्या है, दूसरे वेव की इंटेंसिटी, और 2 इंटू रूट अंडर I1 प्लस I2 इंटू कॉस फाई। इतना याद रखना, भावनाओं में बह के ये मत सोचना कि कॉस फाई रूट के अंदर है, बाहर है रूट से, ठीक है ना, रूट के बाहर है कॉस फाई, ठीक है, रूट के बाहर है। बेटा क्विक रिकैप फिर से एक बार कराऊं, चलो मैं ऐसे करा देता हूं। दो वेव लिया, एक वेव का इक्वेशन था a साइन ओमेगा टी, दूसरे वेव का इक्वेशन था b साइन ओमेगा टी प्लस फाई। दोनों को जोड़ दिया, जोड़ा, साइन ओमेगा टी प्लस फाई को बेटा a प्लस बी के फॉर्मूले से खोल दिया। a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो बेटा साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो देखो बेटा ये याद रख लो, ये तो बहुत आसान फॉर्मूला है इसका, ठीक है बेटा। तो देखो साइन ए, यहां पे मैंने फॉर्मूला लगाया, तो बेटा यहां फॉर्मूला बनेगा, बी को बाहर ले लिया, साइन, देखो इधर बायो वाले बच्चों खासकर उनके लिए बता रहा हूं मैं, ओमेगा टी ए है, बी क्या है, फाई है, तो बेटा साइन ओमेगा टी प्लस साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। कॉस ए क्या था, कॉस ओमेगा टी, साइन बी फाई था, ठीक है। ऐसे करने के बाद साइन ओमेगा टी वाले टर्म को एक जगह रखना है, तो यहां साइन ओमेगा टी के आगे क्या है, ए, यहां साइन ओमेगा टी को छोड़ के क्या बचा, बी बचा और कॉस फाई। बेटा साइन ओमेगा टी को छोड़ के बी और कॉस फाई बचा ना, एक जगह कर दिया, और ब्रैकेट बंद करके साइन ओमेगा टी मल्टीप्लाई कर दिया। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट बेटा इधर क्या बचा, तो बी साइन फाई को पहले कर लो, बी साइन फाई कॉस ओमेगा टी, ये बचा। अब बेटा मैथ की एक आइडेंटिटी लगाइए, अगर ये ए है और ये बी है, तो बेटा ये आइडेंटिटी होती है कि यहां अगर साइन ओमेगा टी है, साइन थीटा है, यहां अगर कॉस थीटा है, तो बेटा इनका जो रिजल्टेंट बनता है वो बनता है अंडर रूट ऑफ दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर इंटू साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। ये आपको याद रखना है। फिर बेटा यहां से ए आर आ गया, तो ए की वैल्यू पुट किया, बी की वैल्यू पुट किया, फिर उसको एक्सपैंड किया, फिर उसको मैंने एक्सपैंड किया, तो एक्सपैंड करने के बाद पैरेललोग्राम लॉ वाला फॉर्मूला आ जा रहा है। पैरेललोग्राम लॉ वाला फॉर्मूला आ गया बेटा, उससे इंटेंसिटी का कॉन्सेप्ट हमने देखा यहां पे, हाँ देखो इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या, और ये लिख पाए थे आप लोग, लिख पाए। तो फाइनल फॉर्मूला इज I1, एक बार ट्राई करके देखना खुद से, इट्स अ लॉन्ग जर्नी बट यू हैव टू ट्रैवल। देख लो, मेरे को तो बहुत किलोमीटर लग रहा है बेटा, जिंदगी इसीलिए तो ज्यादा हार्ड लग रही है, बहुत ज्यादा हार्ड लग रही है डेफिनेशन ये। ऐसा कर, अच्छा आपने मैथ्स पढ़ने के लिए बैठ लेते, इसमें मैथ्स बहुत ज्यादा है, आसान कर दिया जाए,
आसान थोड़ी सी हो सकती है अगर आप चाहोगे तो, लेकिन उसमें क्या है ना कि न्यूमेरिकल ये डिराइवेशन मैंने कराया इसलिए क्योंकि बेटा ऐसा चीज तो आप कर लोगे जब I1 I2 इक्वल है तो थोड़ा आसान हो जाता है। करके दिखाऊं, फिर कंफ्यूजन बढ़ेगा, लेकिन पहले अभी कर लो, इसको लिख लो, बाद में बता दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं। एक शॉर्टकट भी इसका होता है, लेकिन इतना मतलब ये बस ऐसा है कि जब तुम्हें बस ऐसा है कि जब ये नहीं आ रहा है तो बच्चे को वहीं बताते हैं कि तुम ये करके आ जाना, फिर वो मैं बता दूंगा, ठीक है ना। वीडियो का क्या हुआ पता नहीं चला, रीट्राई चल तो रहा था। वाईफाई से तो कनेक्टेड है यार, ऐसा नहीं है। बोर्ड हमेशा कनेक्टेड है वाईफाई से। बेटा वो डिराइवेशन देख लो एक बार सब लोग, टाइम वेस्ट मत करो। डिराइवेशन देख लो एक बार, प्रोसेस करो। ये तो प्रोसेस हो नहीं पा रहा है। चलो इतना करूंगा, इससे अच्छा मैं आगे कुछ पढ़ा लूंगा। चलो मैं इसको लास्ट में देखूं। अरे मैं ग्रुप पे भेज दूंगा, तुम लोग देख लेना, ठीक है। जितना मैं इधर परेशानी उठाऊंगा उतना मैं ग्रुप पे भेज दूंगा, ठीक है। लिखो बेटा, लिख लिया इसको। अब इसमें लिखो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इसमें लिखो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। बेटा लिखो इंटरफेरेंस इज ऑफ टू टाइप्स, लिखो इंटरफेरेंस इज ऑफ टू टाइप्स। इंटरफेरेंस बेटा दो टाइप्स की होती है, लिखो इंटरफेरेंस इज ऑफ टू टाइप। पहला लिखो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस इज ऑफ टू टाइप। पहला लिखो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस इज ऑफ टू टाइप्स, पहला लिखो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है ना। देखो ड्राइव पे पड़ा होगा तो वहां से भी दिखा दूंगा मैं। लिखो टू टाइप्स, पहला लिखो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। पहला लिखो बेटा when the crest of one wave, when the crest of one wave, हाँ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में लिखो when the crest of one wave, crest, crest, trough, crest and trough, लिखो when the crest of one wave, when the crest of one wave fall on the crest of another wave, when the crest of one wave fall on the crest of another wave and the trough, the crest of another wave and the trough of one wave fall on the crest of another wave and the trough of one wave fall on the trough of other, 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 then the interference is constructive, then the interference is constructive, then the interference is constructive, ठीक है ना। then the interference is constructive, ठीक है। देखो in constructive interference amplitude increases, in constructive interference amplitude increases, in constructive interference amplitude increases, in constructive interference amplitude increases। बेटा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एम्पलीट्यूड इंक्रीज करता है। मैं वीडियो तो दिखाना चाहता था क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपके समझने के लिए। बेटा एक बार मैं रीबूट करके ट्राई करो इसको। वो वीडियो दिखाना चाहता था मैं। सर यूट्यूब से कनेक्ट बंद है। हाँ कभी यूट्यूब मैं तो नोट नहीं आता। बेटा एक वीडियो मुझे दिखाना था, उसके बिना आपको ये समझ में नहीं आएगा। लेट्स ट्राई वंस मोर।
बेटा वो वीडियो दिखाऊंगा नहीं तो आपको कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव समझ में नहीं आएगा। मैं हवा में बात कर रहा हूँ, फील नहीं आ रहा है ना, मजा नहीं आ रहा है वीडियो देखने पे थोड़ा सा। देखो ये जो डिराइवेशन वाला पार्ट है वो बोरिंग है, ये मत समझना कि इसमें कोई फैंसी सी चीज आ जाएगी, लेकिन बस इतना है कि मैं शॉर्टकट एक बता दूंगा, लेकिन वो शॉर्टकट कई बार अप्लाई होगा कई बार नहीं होगा, लेकिन जब कुछ नहीं कर सकते तो कुछ तो करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। मैं बता दूंगा क्योंकि मुझे लग रहा है कि बच्चों को प्रॉब्लम है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। मैं यहां से चला लूं क्या? इसके अंदर तो यार YouTube इनबिल्ट है। Region this be Sarasha. बेटा शोर नहीं मचाना, इधर देखो। बेटा इधर सब लोग, भाई चल जाओ। आज दिन सही नहीं लग रहा है, आज आपके मैथ्स की क्लास कैंसिल हुई, फिर ये भी नहीं चल रहा है। अगर ये नहीं चलेगा क्लास कैंसिल, क्योंकि इसके बाद आगे का पढ़ाने का मतलब नहीं, जब तक आप चीजें समझ ही ना पाओ। कितने लोग तो प्रे कर रहे हो भगवान कैसे भी करके चले ना। अरे तो बस ये देख तो लो। सर नहीं चल रहा। नहीं चला, करण भी कह रहा है। कल चला लेना, जब रिबूट करके तैयार हो जाए। कल क्लास में जरूरी है आपकी। कल तो मैं इसको बेटा कल की क्लास में बहुत लेंदी लूंगा, याद रखना, फिर अगर आज नहीं पढ़ोगे तो। ओके सर। कल आपकी क्लास 5 बजे से 7 बजे तक चलेगी। ओके सर। हाँ सर दोपहर को रख लो। दोपहर का नहीं बेटा, 5 से 7। केमिस्ट्री आज ही होनी थी लेकिन कल हो, कल या नेक्स्ट वीक में 3 करा देंगे। नहीं चल रहा, जाओ नेक्स्ट। बेटा कल 5 बजे से 7 बजे तक फिजिक्स, 10 मिनट का ब्रेक एक बीच में रखेंगे। कल वेब ऑप्टिक्स खत्म कर देंगे, कल वेब ऑप्टिक्स खत्म कर देंगे, वेब ऑप्टिक्स खत्म। जाओ बच्चों, मुझे पता है।